बच्चों, आज हम लोग अपनी पाठ्य पुस्तिका स्पर्श भाग 2 से बड़े भाई साहब पाठ की पुनरावृत्ति करेंगे तथा संचयन भाग 2 से हरिहर काका पाठ की पुनरावृत्ति करेंगे। तो आइए सबसे पहले बड़े भाई साहब पाठ की पुनरावृत्ति करते हैं। बड़े भाई साहब पाठ के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। तो आइए कहानी के मुख्य बिंदुओं पर नजर डालते हैं। इस कहानी में 2 प्रमुख पात्र हैं, एक है बड़ा भाई और दूसरा छोटा भाई। बड़ा भाई और छोटा भाई दोनों की उम्र में 5 वर्ष का अंतर है। बड़ा भाई 14 वर्ष का है और 9वीं कक्षा में पढ़ता है। दोनों भाई पढ़ाई के लिए परिवार से दूर छात्रावास में रहते हैं। बड़े भाई साहब छोटे भाई के सामने प्रेरणादायी बनना चाहते हैं ताकि वे उसे सही राह पर ला सकें। वे उसके सामने एक उदाहरण की तरह प्रस्तुत होना चाहते हैं ताकि छोटा भाई सही रास्ते पर चले। इसके लिए उन्होंने अपना पूरा बचपन तिरोहित कर दिया। बड़े भाई साहब ने छोटे भाई के समक्ष उदाहरण बनने के लिए अपना पूरा बचपना त्याग दिया। छोटा भाई स्वच्छंद और मस्तमौला स्वभाव और कुशाग्र बुद्धि का है, वहीं छोटा भाई स्वच्छंद है, मस्तमौला है और वहीं तेज बुद्धि का है। बड़े भाई साहब की विशेषताएं। बड़े भाई साहब में कुछ स्वभावगत विशेषताएं थीं। वे स्वभाव से अध्ययनशील थे। वे लगातार पुस्तक अपने सामने खोले बैठे रहते थे, उसे पढ़ते रहते थे। किताबों के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। इसके साथ ही साथ कभी कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें ना कोई अर्थ होता ना सामंजस्य। ठीक है, कभी कभी वे ऐसे शब्द बनाते जिसका ना तो कोई अर्थ होता ना ही उनमें आपस में कोई तालमेल होता। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते और कभी कभी ऐसा होता कि वे एक नाम या एक शब्द या एक बार एक ही वाक्य 10 से 20 बार लिख डालते। छोटे भाई की रुचियां। अब छोटे भाई की रुचियां किन किन चीजों में थी, वो कौन कौन से काम करना पसंद करता था। हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाना, कंकरियां उछालना, कागज की तितलियां उड़ाना, 4 दीवारी पर चढ़कर कूदना, फाटक को मोटर कार बनाना। तो छोटा भाई अक्सर हॉस्टल से निकलकर मैदान में खेलने कूदने के लिए आ जाया करता था। कंकरियां उछालना उसे अच्छा लगता था, वो कागज की तितलियां बनाकर उड़ाता था, 4 दीवारी पर चढ़कर कूदता था और जो हॉस्टल का फाटक था उसे मोटर कार की तरह बनाकर चलाता था। बड़े भाई साहब की प्रतिक्रिया। छोटे भाई को इस तरह की हरकतें करते देख बड़े भाई साहब उसे तरह तरह की नसीहतें देते। बड़े भाई साहब उसे नसीहतें देते कि इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ोगे और एक अक्षर भी नहीं आएगा। तुम मेरी मेहनत नहीं देखते। मैं खेल तमाशे सब छोड़कर पढ़ता रहता हूँ, फिर भी एक कक्षा में 2-3 साल लगाता हूँ। तुम्हें यदि इसी तरह समय गंवाना है तो घर जाकर गुल्ली डंडा खेलो। दादा की कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो। तो बड़े भाई उसे नसीहतें देते, डांटते कि अगर तुम्हें इसी तरह खेल कूद में अपना समय बर्बाद करना है तो तुम यहाँ रुक करके दादा के पैसे क्यों बर्बाद कर रहे हो, तुम गांव चले जाओ। तुम मुझे भी नहीं देखते, मैं खेल तमाशा सब कुछ छोड़कर दिन रात पढ़ता रहता हूँ, लेकिन फिर भी कई बार एक एक कक्षा में 2-2, 3-3 साल लगाता हूँ। छोटे भाई द्वारा बड़े भाई की बात पर अमल करने का प्रयास। तो जब छोटा भाई बड़े भाई से डांट खाता तो कई बार रुआसा हो जाता और उनकी बताई हुई बातों पर अमल करने की कोशिश करता। और इसके लिए क्या करता, छोटा भाई टाइम टेबल बना लेता जिसमें पढ़ने लिखने की ही जगह होती, खेल कूद का मत गायब रहता।
प्रातः काल 6 बजे से रात 11 बजे तक सभी विषयों के लिए जगह देकर उसी के अनुसार पढ़ाई करने की सोचता। तो छोटा भाई टाइम टेबल बना लेता जिसमें केवल पढ़ाई लिखाई का ही स्थान होता, उसमें खेलकूद की कोई जगह नहीं रहती। सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक लगातार सभी विषयों को जगह देकर उसके अनुसार पढ़ाई करने की बात सोचता। लेकिन फिर भी ऐसी कौन सी वजह थी जो उसे इन सब चीजों पर अमल करने से रोकती थी? परंतु मैदान की सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की उछल कूद, कबड्डी के दांव घात, वॉलीबॉल की तेजी और फुर्ती उसे आकर्षित करने लगती और वह सब कुछ भूल जाता। लेकिन होता क्या, मैदान की हरी हरी घास, हवा के झोंके, फुटबॉल, कबड्डी, वॉलीबॉल जैसे जो खेल हैं वो उसे अपनी ओर आकर्षित करने लगते और वो भाई की डांट नसीहत सब कुछ भूल जाता और खेलने के लिए मैदान में चला जाता। बड़े भाई साहब के फेल होने पर छोटे भाई के व्यवहार में परिवर्तन। सालाना इम्तिहान हुए और बड़े भाई साहब लगातार पढ़ाई करते रहने के बावजूद फेल हो गए और वहीं छोटा भाई कक्षा में प्रथम आया। तो अब छोटे भाई के व्यवहार में कुछ परिवर्तन आए। बड़े भाई का व्यवहार नरम पड़ने के कारण छोटे भाई की स्वच्छंदता बढ़ गई। वह उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। भाई साहब का डर समाप्त हो गया, पतंगबाजी का नया शौक लग गया। तो अब बड़े भाई साहब का व्यवहार कुछ नरम पड़ गया जिसका फायदा छोटे भाई ने उठाया। अब उसकी स्वच्छंदता बढ़ गई थी और वह बड़े भाई की सहिष्णुता का अनुचित लाभ भी उठाने लगा था। बड़े भाई साहब का जो डर अभी तक उसके मन में था वो समाप्त होता गया और इसके साथ ही साथ उसे पतंगबाजी का नया शौक भी लग गया था। वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर व्यंग। तो अब बड़े भाई साहब ने जब छोटे भाई की इन हरकतों को देखा तो उन्होंने उसे अनेक तरीकों से समझाने की कोशिश की। उन्होंने जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है उस पर व्यंग करते हुए कहा कि हमारी शिक्षा प्रणाली के अनुसार रटने पर ही जोर दिया जाता है। अर्थ समझ में आए या ना आए, बच्चा रटकर ही पास हो जाता है। वे अपने छोटे भाई को फिर से समझाते हैं, उन्हें नसीहतें देते हैं और इसके लिए वे ज्योमेट्री, अलजेब्रा, इतिहास, हिंदी, अंग्रेजी जैसे विषयों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि बच्चे को इन सब विषयों में जो बातें सिखाई जाती हैं उनके अर्थ समझ में आए या ना आए, लेकिन पास होने के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए एक चीज़ ज़रूरी है कि बच्चा अगर ठीक से रट लेता है तो वो मात्र रट करके ही पास हो जाता है। बड़े भाई साहब वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर व्यंग करते हैं और जो रटकर पढ़ने की जो विद्या है उसे समाप्त करने की बात कहते हैं और इसके साथ ही साथ वे अनुभवी ज्ञान को महत्व देते हैं। इस साल फिर से परीक्षा होती है और बड़े भाई साहब फिर से अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। अब बड़े भाई साहब और छोटे भाई के बीच जो कक्षा का अंतर था वो मात्र 1 वर्ष का रह जाता है। बड़े भाई साहब 9वीं कक्षा में थे। वे लगातार 2 साल से अनुत्तीर्ण होते आ रहे थे और छोटा भाई फिर से प्रथम आया था और इस साल वो 8वीं कक्षा में आ गया था। तो अब उसका घमंड बढ़ गया था। बड़े भाई साहब छोटे भाई का जो उसके अंदर गर्व आ गया था उसे समाप्त करते हुए कहते हैं कि जो रटने की विद्या है, जिस तरह रट रट के लोग उत्तीर्ण होते हैं वो उचित नहीं है। उन्होंने रटने की विद्या के तुलना में अनुभवी ज्ञान को ज़्यादा महत्व दिया है। उन्होंने लेखक को तजुर्बे का महत्व स्पष्ट करते हुए कहा कि भले ही तुम मेरे से कक्षा में कितने भी आगे निकल जाओ, फिर भी मेरा तजुर्बा तुमसे ज़्यादा रहेगा और तुम्हें समझाने का अधिकार भी रहेगा। उन्होंने लेखक को अम्मा, दादा, हेडमास्टर की माँ का उदाहरण देते हुए कहा
कि भले ही हम बहुत पढ़ लिख जाएं, परंतु उनके तजुर्बे की बराबरी नहीं कर सकते। वे बीमारी से लेकर घर के काम काज तक में हमारे से ज्यादा अनुभव रखते हैं। तो यहाँ पर बड़े भाई साहब अनुभवी ज्ञान को ज्यादा महत्व देते हुए कहते हैं कि भले ही अम्मा, दादा या हेडमास्टर की माँ हमारे जितने पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन जिंदगी का जो अनुभव उनके पास है वो हमसे कहीं ज्यादा है। लेखक भाई साहब के इस समझाने की नई योजना के कारण उनके सामने नतमस्तक हो गया। उसे सचमुच अपने छोटे होने का एहसास हो रहा था। तो लेखक ने बड़े भाई साहब ने जब लेखक को इस तरह से हेडमास्टर की माँ, अपनी अम्मा और दादा का उदाहरण देकर समझाया, तो उनकी लेखक की अब सब बातें समझ में आ गई और वो अपने भाई के सामने नतमस्तक हो गया। अब उसे सचमुच अपने छोटे होने का एहसास हो रहा था। तो इस पाठ में हमने देखा कि किस तरह बड़े भाई साहब ने छोटे भाई के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए, अपने नैतिक कर्तव्य को निभाने के लिए, अपनी भाई के प्रति, छोटे भाई के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए अपना बचपन तक तिरोहित कर रखा था। आइए बच्चों, अब हम संचयन भाग 2 से हरिहर काका पाठ की पुनरावृत्ति करते हैं। इस कहानी के लेखक मिथिलेश्वर जी हैं। मिथिलेश्वर द्वारा लिखी कहानी हरिहर काका ग्रामीण परिवेश में रहने वाले एक वृद्ध की कहानी है, जिसने अपना संपूर्ण जीवन सादगी में व्यक्त किया। जीवन के अंतिम पड़ाव पर वह बेबसी और लाचारी का शिकार हो गया है। उसके सगे संबंधी अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगे हुए हैं। तो कहानी के मुख्य पात्र हैं लेखक। लेखक से हरिहर काका की आत्मीयता थी। हरिहर काका की मनस्थिति से वे द्रवित थे। दूसरे पात्र हैं हरिहर काका। हरिहर काका 15 बीघे जमीन के मालिक होने के बावजूद भी अभावपूर्ण जीवन जीने पर मजबूर थे। संपूर्ण पाठ हरिहर काका पर ही केंद्रित है। हरिहर काका के 3 भाई स्वार्थी एवं लालची प्रवृत्ति के थे। हरिहर काका की जमीन अपने नाम करवाना चाहते थे। ग्रामवासी अफवाहों को हवा देने वाले थे। हवा देना मतलब बढ़ावा देना। हरिहर काका से उन्हें कोई भी हमदर्दी नहीं थी। ठाकुरबाड़ी के महंत धर्म के ठेकेदार थे। धर्म के नाम पर कलंक थे। धन के लालची एवं अवसरवादी थे। हरिहर काका की जमीन हथियाने की भरपूर कोशिश में थे और इसके लिए वे छलबल का प्रयोग भी करते थे। अब कहानी के मुख्य बिंदुओं को देखते हैं। लेखक और हरिहर काका के बीच गहरा संबंध। लेखक का हरिहर काका से परिचय बचपन का है। हरिहर काका उसके पड़ोस में रहते थे। उन्होंने उसे बच्चे की तरह प्यार दुलार दिया था। काका के प्रति लेखक की चिंता, वे उससे कोई भी बात नहीं छिपाते थे, परंतु पिछले कुछ दिनों की घटनाओं के कारण उन्होंने चुप्पी साध ली थी। तो इसीलिए अब लेखक काफी चिंतित थे। गांव के ठाकुरबाड़ी का इतिहास। लेखक के गांव में 3 प्रमुख स्थान हैं। गांव के पश्चिम में तालाब, मध्य में बरगद का पेड़, पूर्व में ठाकुर जी का विशाल मंदिर, जिसे लोग ठाकुरबाड़ी भी कहते हैं। ठाकुरबाड़ी की स्थापना कब हुई, इसका किसी को भी विशेष ज्ञान नहीं था। इस संबंध में प्रचलित है कि जब गांव बसा था तो उस समय एक साधु उस स्थान पर झोपड़ी बनाकर रहने लगे थे। वहां उन्होंने ठाकुर जी की पूजा आरंभ कर दी थी। लोगों ने धर्म और सेवा की भावना से प्रेरित हो वहीं पर मंदिर बनवा दिया था। गांव के लोगों का ठाकुरबाड़ी के संबंध
गांव के लोगों का ठाकुरबाड़ी से संबंध। गांव के लोगों का ठाकुरबाड़ी से घनिष्ठ संबंध है, गहरा संबंध है। उनका मानना है कि यहाँ मांगी हुई मन्नत अवश्य पूरी होती है। ठाकुरबाड़ी के पास काफी जमीन है। पहले हरिहर काका भी वहां नियमित रूप से जाते थे, परंतु अब परिस्थितिवश उन्होंने वहां जाना बंद कर दिया है। हरिहर काका का परिवार तथा परिवार में उनकी स्थिति। हरिहर काका के 4 भाई हैं, सभी विवाहित हैं। उनके बच्चे भी बड़े हैं। हरिहर काका ने 2 शादियां की थीं। उनके बच्चे नहीं थे। वे अपने भाइयों के परिवार के साथ ही रहते थे। हरिहर काका के हिस्से में 15 बीघे खेत हैं। कुछ समय तक तो भाइयों की पत्नियों ने हरिहर काका की अच्छी सेवा की, परंतु बाद में उनकी ओर कोई भी ध्यान नहीं रखता था। हालत यहाँ तक हो गई थी कि बीमारी के समय में भी उन्हें कोई पानी तक नहीं पूछता था। घर में मेहमान के आने पर घरवालों द्वारा हरिहर काका के साथ किए दुर्व्यवहार पर हरिहर काका का क्रोध। उस दिन हद हो गई जब हरिहर काका के भतीजे का मित्र गांव आया था और उसके लिए तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बने थे, परंतु हरिहर काका को वही रूखा सूखा व्यंजन परोसा गया था। इसलिए हरिहर काका आग बबूला हो उठे। उन्होंने थाली उठाकर आंगन में फेंक दी और बहुओं को खरी खोटी सुनाने लगे। ठाकुरबाड़ी के पुजारी उस समय मंदिर के कार्य के लिए आंगन में ही उपस्थित थे। उन्होंने तुरंत ही इसकी सूचना महंत को दे दी। महंत का हरिहर काका को अपने जाल में फंसाने की कोशिश। महंत ने इसे शुभ संकेत समझा और हरिहर काका को समझा बुझाकर ठाकुरबाड़ी ले आया। उन्होंने हरिहर काका को समझाया कि जमीन ठाकुर जी के नाम लिख दो, तुम्हें बैकुंठ की प्राप्ति होगी। महंत ने ठाकुरबाड़ी में उनके रहने तथा खाने पीने की भी अच्छी व्यवस्था की। इस तरह से महंत ने भी हरिहर काका को अपने जाल में फंसाने की पूरी कोशिश की। हरिहर काका के भाइयों की चिंता, जो कि स्वाभाविक थी। हरिहर काका के भाई जब शाम को लौट कर आए, उन्हें पूरी घटना का पता चला। वे चिंतित हो हरिहर काका को समझाने बुझाने उन्हें घर वापस लाने गए। उस रात तो नहीं, अगले दिन सुबह हरिहर काका को वे अपने साथ घर ले आए। घर में हरिहर काका के साथ अच्छा व्यवहार। अब घर के सभी सदस्य हरिहर काका के साथ अच्छा व्यवहार करते थे। महंत के द्वारा हरिहर काका का अपहरण और उनके साथ दुर्व्यवहार। अब महंत को ये नजर आने लगा कि हरिहर भाइयों के खून के रिश्ते के जाल में फंस गए हैं, तो उसने अब जमीन को ठाकुरबाड़ी के नाम लिखवाने के लिए एक तरीका अपनाया। उसने हरिहर काका का अपहरण करवा लिया और उन्हें ठाकुरबाड़ी में बंद कर दिया। वहां पर उनके हाथ पैर बांध दिए, उनके मुंह में कपड़ा ठूंसकर मुंह बांध दिया और उनके साथ दुर्व्यवहार किया। कई सारे सादे और कुछ लिखे हुए कागजों पर उनके अंगूठे के निशान भी ले लिए। हालांकि भाइयों ने हरिहर काका को पुलिस की मदद से वहां से छुड़वा लिया। महंत और पुजारी आदि की कलई खुलने पर काका का नजरिया बदलना। अब महंत और जो साधु संत थे, ठाकुरबाड़ी के पुजारी थे, उनका भेद अब हरिहर काका के सामने आ गया था। तो अब जो ठाकुरबाड़ी के प्रति उनका नजरिया था वो बदल गया था। हरिहर काका का संपत्ति किसी को ना देने का निर्णय। अब हरिहर काका ने सोच लिया था कि वे जीते जी अपनी संपत्ति किसी को नहीं लिखेंगे, नहीं तो संपत्ति लिखने के बाद उनकी बहुत बुरी हालत होगी, कोई उन्हें पूछने तक वाला नहीं रहेगा। जिस दिन से हरिहर काका को उनके भाई छुड़वा के लेकर आए हैं, उस दिन से उनके भाई और रिश्तेदार सभी उन्हें ये समझाने का प्रयत्न करते रहे कि वो जमीन
अपने भतीजों के नाम लिख दें। भाइयों द्वारा संपत्ति हथियाने के लिए हरिहर काका पर दबाव और उनके साथ मारपीट। तो जब हरिहर काका ने यह निर्णय ले लिया कि वे अपनी संपत्ति जमीन किसी को नहीं लिखेंगे, तो अब भाइयों ने संपत्ति हथियाने का, संपत्ति पाने का तरीका अपनाया। उन्होंने अब हरिहर काका के ऊपर दबाव डालना शुरू कर दिया और उनके साथ मारपीट भी शुरू कर दी। इसके लिए उन्होंने वही रूप अपना लिया जो रूप ठाकुरवाड़ी के महंत ने अपनाया था। उन्होंने भी हरिहर काका के हाथ बांध दिए, मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और उनके साथ जबरदस्ती की मारपीट की और कुछ कागजों पर उनके अंगूठे के निशान भी ले लिए। हरिहर काका के चिल्लाने से हालांकि गांव के आस पड़ोस के लोग आ गए थे, महंत को भी जानकारी मिली, वो भी आ गए थे और वे पुलिस को साथ ले आए थे। अब हरिहर काका की सुरक्षा के लिए पुलिस के सिपाहियों को तैनात किया गया था। हालांकि ये जो हरिहर काका की सुरक्षा के लिए पुलिस की तैनाती की गई थी, उसके लिए भी हरिहर काका के भाइयों ने और महंत ने, दोनों ने ही अपनी अपनी तरफ से पूरी सिफारिश की थी, क्योंकि उनकी सुरक्षा के लिए वो दोनों ही पक्ष चिंतित थे। अब महंत हरिहर काका अपने भाइयों से अलग 4 राइफलधारी सिपाहियों की सुरक्षा में रहने लगे थे। उनके गांव में एक नेताजी भी थे। नेताजी की हरिहर काका को अपने शब्दों के जाल में फंसाकर जमीन हड़पने की कोशिश। उन्होंने भी अपनी तरफ से हरिहर काका को अपने शब्दों के जाल में फंसाकर उनकी जमीन हड़पने की कोशिश की थी। उन्होंने उनकी जमीन पर हरिहर उच्च विद्यालय नामक स्कूल खोलने की बात की थी, लेकिन हरिहर काका ने साफ इनकार कर दिया था। हरिहर काका के मामले को लेकर गांव वालों के बीच बहस तथा चर्चा शुरू हो गई थी। गांव वाले लोग हरिहर काका से संबंधित तरह तरह की खबरें सुनते और उसके बारे में चर्चा करते। उनमें से एक खबर थी कि काका के भाइयों ने उनकी जमीन पर कब्जा करने के लिए इलाके के मशहूर डाकू बूटन सिंह से बात तय कर ली है। ठीक है, और काका के 15 बीघे में से 5 बीघे लेकर बूटन सिंह दखल करा देगा। इससे पहले भी उसने 2-3 मुकदमे निपटाए हैं। तो इस तरह की अनेक चर्चाओं से पूरा गांव भरा रहता। महंत और हरिहर काका के भाइयों द्वारा उसकी जमीन हथियाने की तैयारी। दोनों ही तरफ से अब हरिहर काका के साथ फिर से अच्छा व्यवहार होने लगा था। दोनों ही पक्ष फिर से इस कोशिश में रहने लगे थे कि किसी तरह से वे हरिहर काका की जमीन अपने नाम लिखवा लें। हरिहर काका का बीमारी की हालत में मौन हो अलग रहना। तो हरिहर काका अब बीमारी की हालत में मौन हो गए थे। अब वे किसी की कही हुई बातों का उन पर कोई भी असर नहीं होता था। हरिहर काका का अपनी देखभाल हेतु एक नौकर रखना। अब हरिहर काका ने अपनी देखभाल के लिए एक नौकर रख लिया था। 4 राइफलधारी पुलिसकर्मी उनकी सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते थे। तो जो हरिहर काका 15 बीघा जमीन के मालिक थे, वो बेचारे परिस्थितिवश मौन धारण किए हुए बैठे थे और उनकी जो जमीन थी उस पर जो पैदावार होती थी उस पे नौकर और जो 4 सिपाही थे वो मौज कर रहे थे। तो बच्चों, ये था हरिहर काका की कहानी, जो हमें ये बताती है कि हमें केवल स्वार्थी नहीं होना चाहिए। हमारे घर में जो बुजुर्ग हैं उनकी हमें पूरी तरह से देखभाल करनी चाहिए। आज जो मनुष्य स्वार्थी होकर के केवल अपनी स्वार्थ पूर्ति की बात सोचता है, वो समाज के हित में नहीं है। आइए अब प्रश्न अभ्यास पर नजर डालते हैं। प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए।
पहला प्रश्न, बड़े भाई साहब लेखक से कितने वर्ष बड़े थे? 4 विकल्प दिए हैं। पहला है 2 वर्ष, दूसरा है 5 वर्ष, तीसरा है 6 वर्ष और चौथा है 7 वर्ष। तो बड़े भाई साहब अपने छोटे भाई या लेखक से 5 वर्ष बड़े थे, तो हम दूसरा विकल्प चुनेंगे। दूसरा प्रश्न है, किसी विपत्ति के आने पर बड़े भाई साहब के दादा क्या करते? बड़े भाई साहब को बुलाते, स्वयं निर्णय लेते, हेडमास्टर से कहते या मदद मांगते। बच्चों, हमने पढ़ा था कि बड़े भाई साहब ने बताया था कि उनके दादा क्या हैं? अनुभवी थे, वे अपने निर्णय स्वयं लेने में सक्षम थे। तो इसका दूसरा विकल्प सही होगा, वे स्वयं निर्णय लेते। तीसरा प्रश्न, हेडमास्टर साहब के घर का बजट कब सही बनने लगा? 4 विकल्प दिए गए हैं। जब खर्चे कम कर दिए, जब पैसे जमा करने लगे, जब माँ घर का बजट बनाने लगी या स्वयं प्रयास किए। तो इसका तीसरा विकल्प सही है, जब माँ घर का बजट बनाने लगी। तो हम तीसरा विकल्प चुनेंगे। चौथा प्रश्न है, बड़े भाई साहब छोटे भाई को क्या सलाह देते थे? 4 विकल्प दिए हैं। पैसा बर्बाद ना करो, बाहर ना घूमो, ना खेलो, ना सो। तो जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा, छोटे भाई साहब को बड़े भाई साहब खेल कर समय बर्बाद करने की सलाह नहीं देते थे। तो तीसरा विकल्प सही है, न खेलो। 5वां प्रश्न है, महंत जी कैसी प्रकृति के आदमी हैं? 3 विकल्प दिए हैं। पहला विकल्प सज्जन और धार्मिक प्रकृति के, दूसरा विकल्प लड़ाकू और दबंग प्रकृति के, तीसरा विकल्प ईमानदार और सरल प्रकृति के। तो पाठ में हमने पढ़ा था, महंत लड़ाकू और दबंग प्रकृति के आदमी हैं। तो दूसरा विकल्प सही है, हम दूसरे विकल्प को चुनेंगे। छठा प्रश्न है, हरिहर काका के हिस्से में कितने बीघे खेत थे? 3 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प 15 बीघा, दूसरा विकल्प 60 बीघा, तीसरा विकल्प 3 बीघा। हमने पाठ में पढ़ा था, हरिहर काका के हिस्से में 15 बीघा खेत थे। तो इसमें पहला विकल्प सही है, हम पहले विकल्प को चुनेंगे। अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न, नेताजी हरिहर काका के सामने क्या प्रस्ताव रखते हैं? पहला विकल्प है, उनकी जमीन में अनाथालय खोला जाए, दूसरा विकल्प उनकी जमीन में अस्पताल खोला जाए और तीसरा विकल्प उनकी जमीन में हरिहर उच्च विद्यालय नाम से स्कूल खोला जाए। तो नेताजी ने क्या प्रस्ताव रखा था कि हरिहर काका की जमीन में हरिहर उच्च विद्यालय नाम से स्कूल खोला जाए। तो तीसरा विकल्प सही है, हम तीसरे विकल्प को चुनेंगे। 8वां प्रश्न है, हरिहर काका की सुरक्षा के लिए किसे तैनात किया गया था? यहाँ पर भी 3 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है 4 राइफलधारी पुलिस के जवानों को, दूसरा विकल्प है 4 सैनिकों को और तीसरा विकल्प है 2 सिपाहियों को। तो जैसा कि हम सबको पता है, हरिहर काका की सुरक्षा के लिए 4 राइफलधारी पुलिस के जवानों को तैनात किया गया था। तो पहला विकल्प सही है, हम पहले विकल्प को चुनेंगे। तो बच्चों, आज हमने बड़े भाई साहब और हरिहर काका पाठ की पुनरावृत्ति की। उसके साथ ही साथ परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के प्रारूप को भी समझा। परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आपको पाठ्यक्रम के निर्धारित पाठों को ठीक से पढ़ना जरूरी है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको पुनरावृत्ति समझ में आई होगी और आप पाठ्यक्रम में निर्धारित पाठों को ठीक से पढ़ेंगे। मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद।